हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर 2022 से 23 यानी 2023 के लिए है यार। बेसिकली चैप्टर वाइज आपको इसके एमसीक्यूज मिलेंगे और ये सारे जो एमसीक्यूज है ये हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट है जो उनके लिए हैं, जो एचबीएससी के हैं, तो उनके लिए एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। और इसमें जो है आपको पूरी कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज मिलेंगे, यानी कि साइंस की बुक है, जो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, आई थिंक 16 आई थिंक, सो सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, सभी जो टॉपिक्स हैं वो मैंने अलग अलग भी कर दिए हैं कि आपको पता लगे कि भाई ये फिजिक्स वाला पोर्शन है हमारा, ये केमिस्ट्री वाला है, ये बायो वाला है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया है, चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं और साथ में ये सारे जितने एमसीक्यूज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, साथ में आंसर्स तो हैं ही, आपको सभी के मिल जाएंगे। और ये जो सारे एमसीक्यूज है ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैंने अपने पास से एक भी एमसीक्यू नहीं बनाया है। जिस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं आए हैं एग्जाम्स में, तो वो भी हैं, ऐसे चैप्टर भी हैं जिनमें से एग्जाम में आते ही नहीं है एमसीक्यूज, तो उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, एक चीज बता देता हूं आपको जो आप ही के काम आएगी। आपको जो है एक वेबसाइट बना रखी है cclchapter.com, गूगल पे सर्च मारना CCL चैप्टर लिख के और आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है क्लास 10 के लिए हरियाणा बोर्ड के 2017 से लेके और 2021 तक, मतलब 22 के तो एग्जाम है, 21 तक, अभी तक जो 2017 से बाद जितने भी एग्जाम हुए, 17 इंक्लूडेड, तो ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर जो पिछले सालों में हो चुके हैं उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो डाउनलोड कर सकते हो। सैंपल पेपर वगैरह भी अवेलेबल है और साथ में जितने एमसीक्यू जो भी चीज़ें मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई मिल जाएंगी, तो जरूर से चेकआउट करना, काम आएगी आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम टाइम में। और जो स्टूडेंट बिल्कुल माथाफोड़ी नहीं करना चाहते कि भाई मेरे से इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, आपके लिए एक सिंपल सी एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप जो है ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, सिर्फ इनको सोल्व कर लो। और अगर आप इनको जो है पूरे को सोल्व कर दे रहे हो, सारे जो 2017 से 21 तक जितने पेपर हुए हैं, अगर सिर्फ उनको सोल्व कर देते हो तो आपके 80% तो वैसे भी आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बट हाँ, सोल्व सारे करने पड़ेंगे, फिर ऐसे चीटिंग नहीं होगी कि 2017 करके सीधा 2021 वाले पे अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर तुम लाइन वाइज करना पड़ेगा। ठीक है, 17, 18, 19 ये तीन को तो जरूर से जरूर कर लेना। तो वो आपकी इच्छा है, मैंने आपको बता दिया है सिंपल जुगाड़ भी। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना या कुछ नहीं करना तो सिंपल ऐसे पेपर अटेम्प्ट कर लो, 3-4 साल के पेपर हैं, तो वो उनके 4-4 सेट हैं एक क्लास में, तो ध्यान रखना काफ़ी सारे पेपर हैं वो भी। चलो अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। पहले हमारा आता है केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। आप जो है वीडियो के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आंसर्स हिडन है, प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ में। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और ऐसे मैं बार बार रुकूंगा नहीं भाई कि बार बार कि आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है और आप सोचो, जरा सोचो आंसर क्या है, ऐसे नहीं करने वाला मैं। तो मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा और फिर आपको आंसर शो कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल रहेगा कंसेप्ट, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि भाई पहले ही वीडियो मेरे को पता है इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बनने वाली है। और आप लोगों को अगर वीडियो बड़ी ही पसंद आ रही है, पूरी बुक का ऐसे एनालिसिस वाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऐसी कंप्लीट बुक की एक वीडियो वो वाली पसंद आ रही है, तो कमेंट में जरूर से बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको ये वाली अच्छी लगती है। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए कि एक चैप्टर का खत्म और फिर दूसरे पे पहुंच जाओ, फिर तीसरे पे, एक एक चैप्टर की अलग अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, यानी कि HCl को जो है आयरन फिलिंग के अंदर जब ऐड करते हैं तो क्या होता है। हाइड्रोजन गैस गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, chlorine gas and iron hydroxide are produced, no reaction take place, iron salt and water are produced। तो क्या होता है उसमें, हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि HCl है जो, तो उसका Cl आयरन की साइड में चला जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल रही होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है एक रिएक्शन दे रखी है हमको। अभी रिएक्शन क्या है, 2PbNO3 2 और फिर S जो है, मतलब ये सॉलिड है, बेसिकली ये बताने की कोशिश है। देखो ये जो ब्रैकेट में यहाँ लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है ये सॉलिड में है, ये यहाँ पे सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं। कंपाउंड ये हमारा, तो उसमें को जब हम हीट देते हैं तो एक रिएक्शन बनती है 2PbO प्लस 4NO2 जो कि गैस है और O2 गैस बनती है। तो ये जो रिएक्शन है कंप्लीट, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। और हाँ ध्यान रखना, ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी एक रिएक्शन सी दे देंगे और बोलेंगे कौन से टाइप की रिएक्शन है वो आपको समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती हैं, वो किस बिहाफ पे जो है वर्क करती है, क्या
कैसे काम करती है वो। तो देखो चलो आंसर देखते हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, कम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक है। तो क्या हो रहा है ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो अगर एक आध में एरर लगे ना, क्योंकि मैंने कुछ एक क्वेश्चन गूगल से ढूंढे हैं, तो आप बता देना कमेंट में कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में एरर है, पार्टिकुलरली नोटिफाई कर देना कि इस चैप्टर के इस नंबर में एरर है, इसका आंसर ये है, कमेंट में बता देना अगर कहीं एरर लगे। वैसे मैंने कोशिश करी है, मतलब फुल टू फुल एक्यूरेट रहे डाटा, बट कुछ चीज़ें थी जो गूगल से ढूंढ ली मैंने आलसी पने में, तो अब गूगल पे ही गलत मिलेगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। चलो फिर भी आप बता देना अगर आपको कहीं मिलता है तो। Fe2O3 प्लस 2Al, तो इसमें से बना हमारा कंपाउंड Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये रिएक्शन है विच इज रिड्यूस्ड इन अबव रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन में क्या रिड्यूस हो रहा है? Fe2O3, एल्यूमिनियम, Al2O3, नन ऑफ दीज। तो क्या हो रहा है? Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्लैक्ड लाइम? स्लैक्ड लाइम का फार्मूला क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने देखो मैं बता रहा था कि मैं जिस भी क्वेश्चन में बताऊंगा उस पर बाकायदा लिखा होगा, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा बार बार उस पर लिख दूंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा ऐसा नहीं है कि भरे पड़े हैं मोस्ट इंपोर्टेंट से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब ये है कि ये जो है एक से ज़्यादा, मतलब 2, 3, 5 ऐसे इतने सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। और जो ऐसे नॉर्मल वाले हैं वो या तो एक बार आए हैं या फिर 2 बार आए हैं, ठीक है। ये समझो एक या 2 बार आया तो मैंने सिंपल लिखा है, जो बार बार रिपीट हुए हैं उसके ऊपर सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है मैंने, ऐसे नहीं लिख दिया किसी भी क्वेश्चन पे। सो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले तो बिल्कुल आंसर रट जाने चाहिए आपको, बाकियों को तो याद करो, आपकी इच्छा, अच्छी बात है, याद कर लेना, लेकिन पढ़ लेना सारों को। प्रैक्टिस कर सकते हो, वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ वेबसाइट पे लिखे हुए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इन चीज़ों की, इसीलिए बताता हूँ, ऐसे कोई पर्पस नहीं है मेरा। चलो देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइम? सेलेक्ट लाइम का फार्मूला क्या है? CaO, CaOH2, CaCO3, CaSO4। तो क्या है इसका फार्मूला? CaOH2। ठीक है, तो ये है हमारा सेलेक्ट लाइम का फार्मूला। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन इज? जो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, सांस लेते हैं, तो वो किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिडक्शन और प्रिसिपिटेशन। तो कौन सी है वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई? यानी कि जो ऑयल और फैट जिनके अंदर होती है ना फूड आइटम्स के अंदर, उनको नाइट्रोजन के साथ क्यों फ्लश किया जाता है, धोया जाता है या वो उसमें डुबोया जाता है? तो इसका कारण बताना, कारण क्या है इनमें से? टू प्रिवेंट देयर रिडक्शन, टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इंसेक्ट्स, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम रोडेंट्स। तो मतलब देखो, एक ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जो देख के भी समझ आ जाएंगे, जैसे कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन से क्यों धोएंगे उसको, नाइट्रोजन में क्यों डुबा के रखेंगे? तो हो सकता है रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, है ना, चांसेस तो इसी के रहेंगे ना। आपको ऑप्शंस पढ़ने आने चाहिए, अगर ऑप्शंस पढ़ने आते हैं कुछ ऑप्शंस ऑटोमेटिकली हट भी जाते हैं रास्ते से। तो क्या है इसका आंसर? टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। चलो ये क्या आ गया? सूर्य का प्रकाश क्या बन गया भाई ये? चलो कोई ना, एरर हो गई होगी, सनलाइट लिखना चाहिए था, अच्छा लगता है ना। चलो एरर हो गई, कोई बात नहीं, समझ में आता है तुमको कि सनलाइट है ये। 2 AgBr, एरो लगा के, सनलाइट है हमारी, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। 2Ag सॉलिड बन रहा है कंपाउंड, और प्लस Br2 जो कि गैस है। द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन। तो ये जो रिएक्शन है ये किस में यूज होती है? वेल्डिंग में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में, टू प्रिवेंट कोरोजन, जंग लगने से बचाने में। तो किस में होती है वो? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। मतलब देखो ये टेक्नोलॉजी प्राचीन थी, और जब किताबें बनी थी तब भी थी। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कौन करता है? सबको कलरफुल चाहिए, और कैमरे में टिक करा और हो गई फोटोग्राफी। आज कौन करता है ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? पहले होती थी, पहले की टेक्नोलॉजी है सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? इनमें से बताओ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय हीट, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड बाय सनलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट बाय हीट। तो कौन सा है इनमें से? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट। चलो एक और रिएक्शन हमारे पास आ चुकी है इस चैप्टर से, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। Zn प्लस CuSO4, ये 4 नीचे आना चाहिए था, अच्छा लगता। ZnSO4 प्लस Cu इज आ। देखो कई बार क्या होता है, एक्चुअली में मैं टाइप तो सही कर देता हूँ, बाद में सेव करते टाइम पे एरर हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है कई बार वर्ड, तो वो एरर्स हो ही जाती है यार, उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, छोटी मोटी का। देखो ये रिएक्शन है हमारी, तो ये रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो कंसेप्ट, ये 4 रिएक्शन आप एक चीज देख रहे हो इनमें, कि इनमें सारों में ये 2-3 ही नाम आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऐसी जो है ना नॉर्मल सी डेफिनेशंस है, समझ लो कि इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है। तो अगर समझ जाओगे तो आसान है। ये कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो Zn और CuSO4, SO4 जो है इसका उठ के इधर आ गया, और अगर ये दोनों दो कंपाउंड होते हैं ऐसे, दोनों का, इसका उधर चला जाता, उसका इधर आ जाता, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती। आसान से कंसेप्ट है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीजें समझनी। समझ के करोगे तो हो जाएगा आपका, इतना मुश्किल पेपर नहीं आने वाला। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो इसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन शोड pH 9। एक सॉल्यूशन है जो pH स्केल होता है जो हमारा, उस पर 9 शो कर रहा है। तो उस सॉल्यूशन क्या है, वो स्ट्रोंगली एसिडिक है, स्ट्रोंगली एल्केलाइन है, वीकली एसिडिक है, वीकली एल्केलाइन है। तो वो कैसा है, वीकली एल्केलाइन है। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन, एसिटिक एसिड है वो किस में मिलता है, इनमें से ऑप्शंस जो दे रखे हैं, स्टिंग ऑफ एन अंट। ये देखो एक टेबल सी हो गया, आई थिंक सो बुक में या मैंने गाइड में देखा था मैंने, तो एक टेबल सी बना रखी है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बुक में भी हो सकता है, कहीं कोई लोकेशन होगी बुक में, अब फिलहाल ध्यान नहीं है मेरे को। अब उसमें जो है एसिड्स बता रखे हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड, फलाने ढिमक के एसिड, वो किस किस चीज में से कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, है ना। तो वो चीजों वाला जो टेबल है उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत बार, अलग अलग एसिड पूछ लिए जाते हैं, बट मेजोरिटी तो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, रिपीट होंगे तो। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ एन अंट, यानी कि चिट्टी का जो डंक मारती है उसमें है, नेटल स्टिंग, ऑरेंज विनेगर, तो किस में होती है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। वैसे एक और क्वेश्चन आया, सिट्रिक एसिड किस में मिलता है, टमाटर में, टोमेटो, टैमरिंड, लेमन, सोर मिल्क, तो किस में मिलता है, वो लेमन में मिलता है सिट्रिक एसिड। टेट्रिक एसिड किस में मिलता है, विनेगर, नेटल स्टिंग, टोमेटो, टैमरिंड, तो ये मिलता है टैमरिंड में। तो ये जो है ना नॉर्मल से है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। यानी कि ये बहुत ही आसान सा है, वैसे भी अपनी जिंदगी में भी काम आएगा ये। अगर आपका खाना नहीं पच रहा, इंडाइजेशन क्या होता है, खाना नहीं पचता जब, तो उस टाइम पे कौन सी मेडिसिन यूज करी जाती है, एंटीबायोटिक, एंटीजैसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, तो कौन सी यूज करते हैं हम, एंटासिड यूज करते हैं। अब ये जो है ना एक केमिकल होता है जो पेट में हमारे तेजाब होता है ना, तो वही है ये एंटासिड जिसको हम कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। तो ये जो कंपाउंड है इसका जो कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम नहीं बताना, कॉमन नेम बताना हमको, सिंपल जो देसी भाषा में जो कहते हैं उसको, तो वो क्या नाम है, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो क्या है ये, बेकिंग सोडा है जो खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस के बारे में है ना, मतलब हार्डनेस वगैरह को कैसे हम रिमूव करते हैं, रिएक्शन वगैरह भी दे रखे हैं, सारा समझा रखा है चैप्टर में आपको ये चीज़ें, मतलब मैंने नहीं समझाया, बुक वालों ने समझा रखा है। कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन चीज़ों के बारे में। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कौन सा सोडियम कंपोनेंट यूज किया जाता है, NaHCO3, NaOH, Na2SO4, Na2CO3.10H2O। तो कौन सा कंपाउंड है, देखो एक चीज ध्यान रखना है, इसमें कई बार क्या करते हैं ऑप्शंस, देखो आंसर दिखा देता हूं पहले, ये है हमारा आंसर Na2CO3.10H2O। कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए ये 10H2O को हटा देते हैं, ये हटा देंगे 10H2O को और सिंपल Na2CO3 रखेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या पर्पस है। मैंने क्वेश्चन सेम देखा था, यही क्वेश्चन अभी बार बार रिपीट नहीं हो रहा था, 2 ही बार था, मैंने बोला था ना 1 या 2 बार आया है, तो मैं उस पर इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को ध्यान है उसमें जो है सीधा ये ऑप्शन था बस इतने तक में, Na2CO3 तक में, तो इसमें 10H2 और लगा दिया। अब ये समझने की बात है, अगर आपको याद होगा तो आप ये वाला आंसर डिटेक्ट कर लोगे कि हाँ इससे ही वो कंपाउंड बना है, बस पानी मिलाना है। अब यहाँ इनसे नहीं बनेगा ना वो, तो वो चीज़ें ध्यान रखने की है, या फिर पानी दे रहे हैं साथ में तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है क्लोरीन यील्डिंग में, तो कौन सा कंपाउंड है, जिप्सम, ये इसका फॉर्मूला दे रखा है साथ में, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, लाइमस्टोन। तो कौन सा है वो है स्लेक्ड लाइम, CaOH2। तो अगला जो चैप्टर है वो बहुत खूबसूरत है, मजा दिला देगा आपको, क्योंकि आज तक भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा इस चैप्टर से भाई, मतलब मन ही नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से। मतलब मैंने कितने पेपर देखा, आई थिंक 20 या 25 पेपर कुछ अटेम्प्ट करे मैंने, मतलब जिनमें से एनालिसिस करा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे, एक बार भी भाई मेटल और नॉन मेटल का MCQ क्वेश्चन नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं है आप सोचो कि भाई MCQ नहीं आ रहे तो चैप्टर को छोड़ दो, नहीं, जिन चैप्टर से MCQ कम आ रहे हैं ना, उसका मतलब यह है उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो ये ध्यान रखना है। वैसे अलग से वीडियो बना दूंगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 5 6 मार्क्स जितने भी हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट बुक की। कोशिश करूंगा कंप्लीट बुक ही कवर करवा दूं उसमें भी, तो देखूंगा किस हिसाब से कैसे रहेगा वो चीज़ भी। तो फिलहाल इस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं आ रहे बस। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से पहला ही क्वेश्चन है जो बार बार आ जा रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज। किस किस को याद है बिना ऑप्शन देखे? सबको याद होगा। देखो इतना पढ़ा है, मतलब काम चलाओ भी पढ़ा है। मैंने पता नहीं कब पढ़ी थी यार साइंस, फिर भी मुझे याद है मीथेन मीथेन इथेन, ये नॉर्मल से थे तो, है ना। तो इतने कंपाउंड मतलब इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, नाम आसान सा है, CH4 मीथेन कहते हैं जिसको हम। द कार्बन कंपाउंड्स। अब आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए ना तो भूल जाओ भाई, केमिस्ट्री आपके बस की बात नहीं है फिर। अगर CH4 भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे मीथेन से, आपकी मीथेन को क्या बोलते हैं, तो कंपाउंड में तो अटक जाओगे आप फिर। द कार्बन कंपाउंड विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं सिर्फ, उसको क्या कहते हैं? अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन। तो क्या कहते हैं उसको? हम अल्कोहल कहते हैं, शराब। तो ये चैप्टर में से बस 2 ही क्वेश्चन आए, मतलब ये भी कुछ खास पर्सपेक्टिव नहीं रखता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस 2 ही क्वेश्चन थे, वो भी मतलब ये देखो तुम 20 पेपर में 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन, तो कोई लॉजिक नहीं है ये क्वेश्चन। ये चैप्टर काम का नहीं है। पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर बढ़िया है, और ये 5वां चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आता है, मैं समझा दूंगा कैसे आता है। इसमें से सेम सी थ्योरी पे ही आता है, बस थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आती तो गए तुम काम से। बिना पीरियोडिक टेबल के इस चैप्टर को समझने का कोई सेंस नहीं है। कोई क्वेश्चन तुम एग्जाम में एमसीक्यू में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। ठीक है, मैं वैसे तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो थे आ चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वो बता भी दूंगा। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से। An atom has electronic configuration 287. To which of the following element would it be likely similar? तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, साथ में दे भी रखा है, एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस, यानी कि ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। जो ये नंबर दे रखे हैं ना, ये एटॉमिक नंबर्स है हमारे, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको एक ऐसा एटम ढूंढना है जो इसके जैसा सिमिलर है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमको दे रखी है। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं इस नंबर को, 281 कर देंगे, 282 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं रैंडमली। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या गेम है पूरा समझाता हूँ मैं आपको, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो वही चीजें समझाऊंगा जिसके बेसिस को आप कंसेप्ट को समझ पाओ, और उसके बिहाफ पे अगर नंबरिंग चेंज हो जाए तो नंबर नहीं कटे आपका बेफालतू में। पता लगे कि इसका 7 का इन्होंने बस 6 करा था और आप फेल हो गए, क्योंकि आपको पता नहीं था कि 6 में अब करना क्या है मुझे, है ना। कंसेप्ट नहीं पता, ऐसे तो रट के चले जाओगे तुम लोग। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सा। पहले इसकी निकालनी है वैलेंसी। तुमने जो है यहाँ पे थोड़ा साफ कर देता हूँ, तुमने KLM वाला कंसेप्ट पढ़ा है, टीचर ने पढ़ाया होगा उस चीज़ के बारे में। अब वहाँ पे क्या होता है, हमें फुलफिल करनी होती है एक सेल जिसको पूरा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो 7 है, मतलब कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, -1 में इसकी वैलेंसी रहेगी। अब हमको एक ऐसा, इनमें से एक ऐसा एटम ढूंढना है जिसकी वैलेंसी -1 हो। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। 7 में क्या होगा, 2 और 5, यानी कि हमारी तो गलत आ गई, -3 आ रही है, तो 3 तो चाहिए इसको फालतू में। F9, 2 और 7, -1 आ गई। अरे यही तो चाहिए था, ऑप्शन मिल गया, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि P और AR के साथ क्या होगा? चलो इसके साथ भी जान लेते हैं। 2 और 8 10 और 5 15, यानी कि -3। और सेम आता है आर्गन के साथ में, 2 8 10 और 8 18, तो इसकी हो गई 0। ये नील है, मतलब स्टेबल एलिमेंट है ये। तो अब ये बताओ इनमें से कौन सा मिला तुमको? ये हमको चाहिए था और ये हमारे ऑप्शन है, यही इसके जैसा कौन सा मिला? ये वाला मिला ना। तो ये वाला मतलब 27 वाला, यानी कि F वाला। तो ये जो है बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है और इसको समझना जरूरी है, बिना समझे तुम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और ये जो है एग्जाम में काम आएगा, वैलेंसी निकालनी तुमको आनी चाहिए। थोड़े मोटे नंबर तो आपको पता होने ही चाहिए कम से कम। चलो ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया ना। अब आंसर भी देख लेते हैं, F9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? तो कितने बनाए थे उसने? 18 16 8 6, तो कितने थे? 8 ग्रुप्स बनाए थे। अब ये क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल्स में बहुत पसंदीदा स्टाइल बना बना के आएगा तुम्हारे पास में, और तुमको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, गारंटीड एग्जाम में आएगा। ये सेम नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखो, सेम नहीं आएगा। अब वो चीजें, ऑप्शंस बदलेंगे बस, क्वेश्चन तो कंसेप्ट तो सेम रहेगा आपका, लेकिन ऑप्शन बदलेंगे और कंसेप्ट में थोड़ी सी चेंजेस आएंगे। और वैसे मैंने सारे कंसेप्ट के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो लिख भी दिए नीचे, और भी क्वेश्चन है ना अभी
तो आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप भी खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखो, एलिमेंट X form a chloride with the formula XCl2. X would most likely be in the same group of the periodic table as, यानी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक कंपाउंड है X नाम का, इसको X की जगह पे M बोल लो, C बोल लो, जो मन करे इनका वो बोल देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन्होंने कंपाउंड बोला है क्योंकि हम अज्यूम क्या करते हैं मैथ में, X करते हैं ना, वैसे यहाँ पे अज्यूम करा है एक कंपाउंड है जिसका नाम है X। अब ये कंपाउंड मिलके साथ में Cl के साथ में एक क्लोराइड बनाता है, क्लोराइड तो Cl ही बनाएगा, उसके अलावा कोई नहीं बनाता। और ये भी ध्यान रखने की बात है, जब भी क्वेश्चन में एमसीक्यू आएगा तो Cl वाला ही आएगा, एरा गैरा कुछ भी उठा के नहीं चिपका देंगे तुम्हें रिएक्शन के नाम पे, Cl साथ में आएगा ही आएगा। यानी कि क्या करेंगे वो तुम्हें समझाता हूं, XCl, ठीक है, XCl3, XCl4। अब ऐसे वाली जो है यहाँ पे लिख देंगे, बस ये एक नंबर चेंज होने से आपका आंसर चेंज हो सकता है, आपका कंसेप्ट चेंज हो सकता है। समझो कैसे काम करना है अब तुमको। तुम्हें पता है Cl की वैलेंसी कितनी है, -1, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर से उधार मांग के लाना है। अब ये बहुत आसान है, बस तुमको क्या ढूंढना है, जैसे XCl2 दे दिया ना, इसको 2 है, Cl कितने हैं 2, यानी कि अब -2 कोई ऐसा चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दान कर पाए, बस इतना ढूंढना है आपको, फालतू माथापोटी करनी है। अब देखो Na के साथ में Na कितने दे सकता है, ये आपको टेबल, पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए ऐसे करके। अब ऐसे करके पता होगी तभी तो पता लगेगा कि ये जो है एक दान कर सकता है, ये +1 होता है, ये +2 होता है, ऐसे जो है आगे बढ़ोगे फिर +3 इधर की साइड में आता है कि हाँ ये -3 +3 ऐसे करके इधर से भी होता है। तो ये चीजें जो है आपको बाद में पता लगेंगी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे भी होता है। चलो फिलहाल जो है जनरली जो स्टैंडर्डली देते हैं हमको वो 1 या 2 वाला ही देते हैं, 3 वाला कभी कभी देते हैं। अब देखो करना क्या है, तुमको ढूंढना है Na में क्या है, 1 है दान करने वाला, है ना। मैग्नीशियम में क्या है, 2 दान करने वाला, अरे यही तो चाहिए था, MgCl2 बन गया भाई हमारा। वैसे रिएक्शंस थोड़ी मोटी रटी भी होंगे ना, तुमने याद आएगा कि MgCl2 ही होता है, NaCl2 कभी नहीं देखा होगा तुमने लिखा हुआ, तो MgCl2। अरे आंसर तो मिल गया, छोड़ो यार माथाफोड़ी करनी ही नहीं है, आंसर मिला काम खत्म हमारा। लेकिन तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि तुमने जो वैलेंसी निकाली है, इसकी 2 वैलेंसी है प्लस में, तो है ये, ऐसा ना हो कि है ही नहीं, क्योंकि इसका Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो 12 के हिसाब से आप निकालोगे 2, 8 और 2, है ना, ऐसे तो होता है। तो ठीक है, अब वैसे ही जो है हमें ऑप्शन दे रखे हैं सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का, तो चाहो तो इनको भी ट्राई कर लेना, बट हमें आंसर मिल गया है तो हम यहीं से निकल लेंगे। हमें भरोसा होना चाहिए जो एटॉमिक नंबर हम लिख रहे हैं इसके लिए कि वो सही है या नहीं, बस। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर भी देख लेते हैं Mg। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M सेल आर। ये बहुत बार पूछा है। देखो M सेल जो है यानी कि KLM तीसरी सेल है, तो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8, 8, 32, 18, 10, तो कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। यानी कि कैसे बताया जाता है हमको, 2, 8 और 18 ऐसे तो बताते हैं, है ना। और उसके बाद आगे बढ़ती जाती है सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 2 सेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमको एक ऑप्शन देना है इनमें से चूज करके जिसकी दोनों सेल्स भरी हुई हो, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमको जो 18th वाली सीरीज है ना हमारी, जो 18th वाला नंबर ऐसे करके उसमें से कोई एटम इनको चूज करके देना, उनमें से इनमें से कौन सा है, हाइड्रोजन, बोरोन, हीलियम, नियोन, तो कौन सा है। और एक चीज ध्यान रखो, तुम गड़बड़ कहाँ कर दोगे तुम भाई, चलो अच्छी बात है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो पहले वाली है, बोरोन, अरे बोरोन 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 तो 13वें वाली सीरीज में है, नहीं हीलियम, अरे हाँ हीलियम 18वें वाले में, सही है, चिपका दो इसको आंसर को, और तुम क्या करोगे वहीं पे नंबर कटवा दोगे। देखो गड़बड़ क्या होगी, ये प्लानिंग से गेम खेल रहे हैं तुम्हारे साथ में। हीलियम का नंबर क्या होता है, 2, एटॉमिक नंबर तो 2 ही है उसका, यानी कि उसके पास एक ही सेल तो है। अब इन्होंने बोला है 2 सेल्स, नियोन भी तो उसी लाइन में है, हाइड्रोजन के सॉरी हीलियम के नीचे ही तो है। हलीना की रब से फरियाद ऐसे नहीं, हलीना की रब से फरियाद नहीं होती, हलीना मांगे पता नहीं कुछ ऐसे ही था यार, अब भूल गया हूँ मैं टीचर ने पढ़ाया था हमको काफी अरसे पहले, मैंने उल्टा से उल्टा बोल दिया, चलो माफ करना, आई टेक माई लाइन्स वापिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वो मेरे को याद नहीं है पीरियोडिक टेबल कैसे रटी थी मैंने, जब रटी थी जब थी, अब नहीं याद मेरे को, काम चलाओ सी याद है बस। तो देखो नियोन, अब नियोन हीलियम के जस्ट नीचे आता है, तो ये जो नियोन है हमारा ये वही है, यानी कि 2 और 8 तो होते हैं इसका, यानी एटॉमिक नंबर 10 है ना नियोन का। तो जिसको याद है भाई कर लेगा वो, जिसको नहीं याद है वो बिल्कुल फेल होने वाला है यहाँ पे, इस मतलब इस चैप्टर में बिल्कुल
गिरने वाला है उसका स्कोर तो, बहुत गंदे वाला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज अ टोटल ऑफ 2 सेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। यानी कि अब हमसे क्या पूछा है कि वैलेंस सेल के अंदर आखिरी जो सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो उसका नंबर बता दो कि भाई वो कौन सा नंबर है। मतलब सेम कंसेप्ट है ऊपर वाला। अब वो कंसेप्ट तुमको समझा दिया मैंने कि कैसे काम कर रहा है वैलेंस वाला। ये वैलेंस वाला क्वेश्चन आएगा लेकिन घुमा घुमा के पूछेंगे बार बार। अब इसका आप खुद ढूंढो पहले, और वीडियो पॉज करके ढूंढ लो भाई, आराम से शांति से ढूंढो, और फिर हम आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, ढूंढ लिया हो तो चलो आंसर भी देख लो। बोरोन है इसका, यानी कि 3 है ना। एक्चुअली बोरोन का क्या है, एटॉमिक नंबर 5 है। अब 5 में क्या होता है, 5 में 2 और 3, ये ध्यान रखने की बात है। 2 सेल्स की बात हो रही है, कभी एक की बात नहीं करेंगे ये। तो 2 और 3 यानी कि आउटर में कितने हैं, 3 है ना, दान करने के लिए भी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। यानी कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर नहीं बदलने वाला, कभी नहीं बदलने वाला। देखो क्या बोल रहे हैं ये, इन्होंने बोला है कि एक एटम का नाम बताओ जिसकी पहली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी दूसरी सेल में उसके डबल इलेक्ट्रॉन है। ऐसा होता नहीं है ना, अगर पहली में 2 है तो दूसरी में क्या होते हैं, 8 होते हैं, तीसरी में 18 पहुंच जाते हैं। तो 2 के 4 चाहिए हमको, 2 और 4 है ना। 8 के 16 तो हम करने से रहे, तो 2 और 4 यही एक नंबर मिलेगा, यानी कि 6 नंबर है, जो कि वही नंबर है जिससे आप ये वाला आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, और कोई आंसर हमारा नहीं बनेगा। चलो देखते हैं 6 नंबर किसका है, सोच लो भाई। अब एटॉमिक नंबर 6 की बात कर रहा हूं, किसका नंबर है, कार्बन का। ठीक है, याद कर लो भाई, थोड़ा बहुत याद कर लो तुम, जो काम चलाओ सब ऊपर ऊपर से याद कर लो, एक एक दो दो से। बीच वाली मेटल्स आपसे खास नहीं पूछी जाएंगी, ध्यान रखने की बात है। देखो मैं बता भी देता हूं तुमको, पहली सीरीज, दूसरी, मतलब ऐसे लिख के ऐसे वाले के हिसाब से। अब मुझे याद नहीं है इनको क्या बुलाते हैं, ग्रुप नंबर, कॉलम नंबर का पता नहीं क्या, ग्रुप नंबर कहते हैं आई थिंक सो। तो वैसे ही जो है आप बीच वाला पोर्शन छोड़ो, उसके बाद 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th है ना, 18 होते हैं ना। तो ऐसे करके इनके, मतलब इनमें ज्यादा नहीं है, पूरा ऐसे आखिर तक याद नहीं करना। ऊपर के 2-3 याद करो बस, मतलब मैक्सिमम 3 तक, ऊपर के 3, इसमें भी ऊपर के 3, 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 बस। इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमको कुछ भी। मतलब मुश्किल से कम थोड़े से बनेंगे ये, मतलब 2, 4, 6, 6 18, और इसके मान लो 5-7 यार, मतलब 20-25 एटम याद करने, एटॉमिक नंबर याद करने हैं। मास नंबर की कहीं काम नहीं आने वाला यहाँ पे इस कंसेप्ट के अंदर, पूरे में एटॉमिक नंबर काम आएगा। तो एटॉमिक नंबर कम से कम पता हो तुमको, कम से कम ग्रुप के हिसाब से याद कर लो, जैसे तुम्हें समझ आए, सूटेबल लगे वैसे याद कर लो भाई, लेकिन याद कर लेना इनको। क्वेश्चन में नंबर नहीं कटने चाहिए, फिर मत बोलना कि भाई बताया नहीं था तुमने कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज अ टोटल ऑफ 3 सेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हमसे, क्या पूछा, एक एटम है, एलिमेंट है जिसकी 3 सेल्स है, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 सेल है, यानी कि 2, 8, और उसके बाद में विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ये है हमारा 8 और 2 10 और 4 14 नंबर का एटॉमिक नंबर है, हमारे हमारे पास आ चुका है। अब तुमको ढूंढना है 14 नंबर एटॉमिक नंबर किसका है। तो सिलिकॉन का है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो किसका है वो, सिलिकॉन का। अब याद होगा तो पता लग जाएगा भाई, नहीं याद है तो क्या ही बोलूं मैं तुमको, फिर तो याद कर लेना उनको। एलिमेंट एम फॉर्म्स अ क्लोराइड विद फॉर्मूला MCl। एलिमेंट M वुड बी मोस्ट लाइकली इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज। अब ये वही कंसेप्ट है जो मैंने शायद पहले से बताया था, थोड़ी पहले ही इसी वीडियो के अंदर। यानी कि वैलेंसी निकालो, Cl है, कितना है Cl, 1 है, यानी कि इसके पास -1 है, तो वो +1 वाला हमको ढूंढना है, कौन सा बस इनमें से, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, Na, Mg। तो देखो Mg तो 2 दान करेगा, ये तो फालतू वाले हैं भाई, पब्लिक है इनके पास तो 3-3 वाले हैं शायद ये, है ना। इसके पास 4 है, इसके पास 3 है दान करने के लिए। अब ये हमारे पास वो इकलौता है जिसके पास में प्लस का एक ही इलेक्ट्रॉन है फालतू में, जो भटक रहा है। तो यही वो हमारा आंसर रहेगा। 11 है ना इसका एटॉमिक नंबर Na का, यानी कि 2, 8 और 1, 8 और 2 10 और 1 11। तो सोडियम है, तो क्या बनेगा, NaCl हमारा कंपाउंड बनेगा, और Na हमारा आंसर रहेगा इसमें से। मतलब कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, तुम समझा रहा हूं मैं, सारी चीजें समझोगे तो हो जाएगा, नहीं समझोगे तो नहीं होगा। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया है ताकि तुम समझ जाओ, याद कर लो। अब वहां पे देखो, वहां पे बस क्या फर्क था, वहां पे X लिख रखा था, यहाँ पे XCl लिख रखा था, ऐसे कर रखा था। अब यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन थोड़े से नखरे मारते हुए। एलिमेंट M forms a chloride with the formula MCl2. Element M would be the most likely in the same group of periodic table as। तो यहाँ पे
+2 -2 है, तो -2 के लिए हमें चाहिए +2 वाला। +2 वाला कौन सा है? मैग्नीशियम। सबको याद हो गया होगा अब तक तो यार, कितनी बार तो आ गया मैग्नीशियम मैग्नीशियम करे ही जा रहे हैं जब से। ओह भाई यहाँ पे पकड़े गए तुम। यहाँ पे आ गया 4, यानी कि इसने 4 वैलेंसी भीख मांग के लेके आया। -4 है इसके पास में, हमें +4 वाला कोई चाहिए। +4 किस में मिलेगा? 14th ग्रुप में मिलेगा हमको बस, और कहीं नहीं मिलने वाला पूरी पीरियोडिक टेबल में। 14th ग्रुप के एलिमेंट ढूंढ लो अब कौन से हैं। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अब इसके पास क्या है? 2 है प्लस का, इसके पास प्लस का 1 है, इसके पास प्लस के 3 है, और इसके पास प्लस के 4 हैं, यानी कि कार्बन है फिर सिलिकॉन, ऐसे नंबर है ना वहाँ, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम करके। तो ये कहाँ पे आता है? उसी में तो आता है ये कार्बन के नीचे। तो देखो ये है हमारा आंसर सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, यानी कि 2, 8 और 4। ठीक है, चलो मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना अभी, फिर मत बोलना कि भाई समझाया नहीं था। और अच्छा लग रहा है समझने में तो भाई लाइक कर देना वीडियो को। और तुम बिल्कुल शेयर नहीं करते यार, ना सब्सक्राइब करते, बस ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, मजे ले रहे हो। तो यार कुछ कर दिया करो, मुझे भी मजा सा आ जाए थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। MCl3 ये आ गया मस्त क्वेश्चन। इसकी वैलेंसी है -3। अब इसके लिए हमें चाहिए +3 वाला कोई डोनर। तो अब +3 वाले में हमें क्या ढूंढना है? यानी कि कोई 3 दान कर दे। सिलिकॉन के पास कितने हैं? प्लस के 4 रट गए होंगे अब तक तो। इसके प्लस के 3, प्लस का 1, प्लस के 2, माइनस का नहीं हो जा भाई, प्लस के 3 हमको चाहिए, प्लस का 3 है इधर। तो कौन से के साथ बनेगा ये रिएक्शन? एल्यूमिनियम AlCl3 बनेगा कंपाउंड हमारा। तो बताओ भैया, आंसर मिल गया ना? कितना आसान है यार, फ्री के नंबर बट रहे हैं बस यहाँ पे तो केमिस्ट्री के इस चैप्टर में। तो तुम्हें बस पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, थोड़ी सी काम चलाओ सी आनी चाहिए। मास नंबर याद नहीं करने, फलाना ढिमक्का याद नहीं करना, वैलेंसी याद करने की जरूरत नहीं होती। कुछ स्टूडेंट वैलेंसी याद करने बैठ जाएंगे, मतलब वैलेंसी की माथा फोड़ी अलग करो, फिर ऊपर से एटॉमिक नंबर अलग से रटो। भाई इतना सारा नहीं रटा जाता, एटॉमिक नंबर रटो, बस कंसेप्ट समझो। 2, 8 और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 ही चाहिए हमको। तो 8 में निपट जाओगे, तो उससे आगे क्वेश्चन में नहीं आएंगे एग्जाम में। यानी कि तुमको 8 वाले या तो इसमें से पूछ लेंगे, इसमें भी 8 पूरे करने रहेंगे, या इसमें 8 पूरे करने रहेंगे, इसमें से नहीं आएगा। पहली 2 तो करवा ही देते हैं ऐसे ही। चलो अगला जो पोर्शन आ गया वो है हमारा बायोलॉजी का पोर्शन, बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब यहाँ पे समझाने को कुछ खास नहीं है, सीधे कंसेप्ट है भाई, रटो बस। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ कंसेप्ट होगा, फिजिक्स में मिलेगा थोड़ा बहुत, तो समझा दूंगा मैं। लाइफ प्रोसेस, द जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम जो है, 2 चीजें हैं हमारे मतलब इसमें प्लांट्स वाले पोर्शन में, जाइलम और फ्लोइम है ना। तो फ्लोइम का भी रट लेना, जाइलम का भी। जाइलम का ही आया वैसे एग्जाम में कई बार, तो जाइलम वाला इंपॉर्टेंट है। जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। यानी कि ये सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, पानी और एनर्जी का ऑब्जॉर्वेशन, जो भी चीज़ें सारा काम करना है फलाना डिमक्का, तो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी पावर हाउस होता है ना। पावर हाउस के अंदर तो सारी चीज़ें होती है, तार वार सारे जुगाड़ वहीं तो लगे होते हैं, पूरा मैनेजमेंट उसको करना होता है। तो वही चीज़ें मैनेजमेंट हमारा सिर्फ क्या ले रहा है? पानी ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, CO2 PO2 ऑक्सीजन लेता रहता है। वो सारी चीजें कौन मैनेज करेगा? फिर माइटोकॉन्ड्रिया मैनेज करेगा। चोंड्रिया कह लो, कॉन्ड्रिया कह लो, क्या फर्क पड़ता है? जो भी पुकारना पुकार लो, बस याद रख लो तुम। इस चैप्टर से देखो एक चीज बता देता हूँ, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से एग्जाम्स में क्वेश्चंस रेयरली ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम इसके MCQ रटने बैठ जाओ, ये MCQ जरूर याद रख लेना, लेकिन जाइलम वाला और उसके अलावा तुम्हारी इच्छा है। ये मैंने सारे मतलब ऐड कर दिए, इसमें से 2 ही बार आए थे इतने सारे पेपर्स में से, लेकिन ये चैप्टर जरूर याद कर लेना ये काम का भाई। चलो देखते हैं, और इस चैप्टर के अंदर क्या है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है? कौन सी है वो नहीं पूछ रहे, कौन सी नहीं है, यानी कि कौन सी ग्लैंड ही नहीं है इनमें से, वो पूछ रहे हैं। थाइमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल, नन ऑफ दीज। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सारी की सारी हैं, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज दे रखा है इन्होंने यार, नन ऑफ दीज पे टिक्का मार दो। ऐसे मत सोचना कि भाई नन ऑफ दीज है तो वो कभी आंसर नहीं होते, वो भी आंसर होते हैं। तो आंसर में चूज कर लिया करो उनको भी, कभी कभी उन पे भी दया दिखा दिया करो। द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर इज प्रेजेंट इन। ये जो हंगर के रिगार्डिंग जो मतलब भूख लगती है हमें पता लगता है, तो वो किस ब्रेन के किस हिस्से में होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ऑल ऑफ दीज। देखो ये क्वेश्चन मजेदार है, ऑल ऑफ दीज वाला तो आंसर वैसे नहीं रहने वाला। पूरे दिमाग को एक ही काम नहीं है कि भाई भूख लग रही है खा लो, भर लो पेट को बस। तो वो किस ब्रेन का काम होता है? मिड ब्रेन का काम होता है बस। स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय, ये इतनी बार पूछा भाई, हद मचा रखी इन्होंने। अब यहाँ पे कभी तो देखो मैंने और लिख दिया बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। तो इनमें और क्यों लिखा मैंने? क्योंकि भाई
कभी बैकबोन लिख दे रहे हैं वो, कभी वर्टिब्रल कॉलम लिख दे रहे हैं, तो मैंने और लिख के दोनों ही कर दिया आपके लिए, जो उनसा तो याद रहे तुमको। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, क्रैनियम, रिब्स, नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर वही है ए ऑप्शन, जिसके लिए मैंने और भी लिखने की मेहनत करी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ। तो इनमें से कौन सा जो है वो इनहिबिट करता है, यानी कि कह सकते हो रेजिस्ट करता है ग्रोथ को। ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन, तो जो भी है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर है। ये सारे जो फलाने दिमाग के नाम है ना, ये सारे के सारे प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इन्होंने बोला है कौन सा इनहिबिट करता है, रोकता है ग्रोथ होने से, तो ये नहीं रोकते। लेकिन तो अब इसी के उल्टे में क्वेश्चन पूछा हमसे। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रोमोट द ग्रोथ इन प्लांट। प्रोमोट कौन सा करता है, देखो सेम ऑप्शन है, तुम अगर ध्यान दोगे ऑक्सिन, साइटोसिन, ऊपर नीचे कर दिया बस एग्जाम वालों ने, गिबरेलिन, तो ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे इसमें आंसर रहेगा। देखो तुम्हें कंसेप्ट पता होगा तो तुम कर लोगे, मतलब उधर यहाँ पे क्या है, रोक कौन रहा है, ये तीनों तो बढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो नन ऑफ दीज। अब ये नन ऑफ दीज है और ये पूछ रहा है कौन सा बढ़ा रहा है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ज्यादा पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है, पैनक्रियाज, एड्रिनल, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड। ये तो सबको याद होगी, खोपड़ी में एक ही है फालतू की जो कि हमारी ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। इनमें से जो है हिंड ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, नन ऑफ दीज। तो कौन सा नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं, ये तीन ही है बस उसके पार्ट, और कुछ नहीं है। हिंड ब्रेन में तीन ही पार्ट है और तीनों के नाम लिख दिए इन्होंने, तो यार फुद्दू बना रहे हमको। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन एक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। यानी कि न्यूरॉन का कौन सा वो पार्ट है जो कि एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन को ऑर्गन्स के थ्रू, ऑर्गन से। तो सेल बॉडी, डेंड्राइट। अब तुमको पता होगा ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा तुमने, एक पूंछ सी बनी होती है और ऊपर सेल्स वगैरह वो डिजाइन होता है, तो उसमें से कौन सा पोर्शन है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्शन, नर्व एंडिंग। तो क्या है वो, डेंड्राइट है जो पूरी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट बोथ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन भी रिलीज करती है, एंजाइम भी रिलीज करती है, तो वो कौन सी है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज। तो कौन सी है वो, पैनक्रियाज ग्लैंड है जो पेट में पाई जाती है। एंजाइम वही, एंजाइम्स जो है ना वो, ये वही चीज होती है जो खाना पचाने में मदद करते हैं। मतलब अगर एंजाइम्स कमजोर हो गए तो ये क्या होता है, शुगर वुगर और फलानी दिमाग की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों चीजें ये पैनक्रियाज हमारी सीक्रेट करती हैं। अरे ऊपर आजा भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एंड ब्लैंक इन आवर बॉडी। तो हॉर्मोन्स और साथ में किस चीज का काम होता है इस चीज के लिए, ब्रेन, रिलैक्सार्क, नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो क्या है वो, नर्वस सिस्टम है। यानी कि हॉर्मोन्स और नर्वस सिस्टम, नसें जो है मिलके ये पूरा काम करती है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाने का, है ना। ब्रेन का काम तो सोचना है भाई, वो ऐसे थोड़ी ना कि उसके आगे नसें ही नहीं है, तुम हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे हो तो कैसे हिलाओगे, कैसे भी नहीं हिलने वाला वो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम जरूरी है उसके लिए। सेलिवेशन इज द टाइप ऑफ प्रोसेस। सेलिवेशन जो है किस टाइप का प्रोसेस है, यानी कि वोमिटिंग टाइप की चीज होती है, आई थिंक सो, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो वॉल्यूमेंट्री, इनवॉल्यूंट्री, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉल्यूंट्री बोथ। तो कौन सा होता है ये, रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉल्यूंट्री बोथ। यानी कि हम काबू भी कर सकते हैं इसको। सेलिवेशन जो राड़ आती है हमारे मुंह में, तो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे शायद से। तो वो जो है रिफ्लेक्स एक्शन होता है और साथ में हम काबू कर सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी कर सकते, दोनों चीजें होती है उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स इन प्लांट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो पत्ते हैं उनमें जो विल्टिंग इफेक्ट है, विल्टिंग ऑफ लीव्स होते हैं, पत्ते जो कमजोर होकर ऐसे गिरने लग जाते हैं, पतझड़ वाला सीजन से आ जाता है शायद से, तो वो जो प्लांट है वो किस इफेक्ट के कारण होता है। हाँ इफेक्ट पूछ रहे, इफेक्ट कौन सा है उसमें, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड। तो कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से ये होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूचर सूट। इनमें से फ्यूचर सूट कौन सा है, रेडिकल, प्लूमुल, कोटिलोडोन, नन ऑफ दीज। तो कौन सा है, प्लूमुल वाला है, ठीक है। ये एक ही बार आया था बस, मतलब दुर्लभ सा क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब इसमें जो है सबसे ज्यादा बार यही पूछ रहे हैं, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ये जो स्पर्म्स है वो किस में प्रोड्यूस होते हैं, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, स्क्रोटम। भाई क्या साइंस है यार, खतरनाक ही, और के नाम बोले ही नहीं जाते आधी बार तो। नन ऑफ दीज। तो क्या है ये, सेमिनल वेसल के अंदर।
इन ब्रायोफिलियम द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन, तो ये जो बर्ड्स है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एक ब्रायोफिलियम एक प्लांट होता है बेसिकली, तो उसके अंदर कहाँ होते हैं, रूट में, स्टीम, लीव्स, ऑल ऑफ दीज, तो कहाँ पे होते हैं, लीव्स के अंदर, ऑल ऑफ दीज में नहीं होते। लीव्स जो पत्ते होते हैं ना, आपने कुछ पेड़ देखे होंगे जिनके पत्तों में से भी पेड़ उगाते हैं, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। आप फोटो वगैरह देखना बुक में, समझ आ जाएगा तुमको क्या चीज की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मुझे नाम याद नहीं, हम देसी भाषा में भी कुछ कहते हैं, वो एलोवेरा जैसा सा ही पत्ता होता है उसका भी। प्लाज्मोडियम डिवाइड्स बाय, प्लाज्मोडियम को कैसे डिवाइड होता है, वो बाइनरी फिजन से, मल्टीपल फिजन से, दोनों से, या बडिंग से, तो किससे होता है वो, मल्टीपल फिजन से होता है वो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल फिजन ऑक्यूर, तो मल्टीपल फिजन इनमें से किस में होता है, अमीबा में, लाइशेमेनिया में, दोनों में, या प्लाज्मोडियम में, तो किस में होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है मल्टीपल फिजन। और यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे बस तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ऑप्शन रटोगे ना कुछ नहीं होने वाला। प्लाज्मोडियम डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। भाई देखो सेंस लगा रहे हैं इन लोग समझने के लिए, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो। आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर होता है, अमीबा में, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, और ये क्या है भाई, लाइशेमेनिया, तो किसमें होता है वो, यीस्ट के अंदर होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर, किसके अंदर होते हैं वो बताना हमको, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑल ऑफ दीज, तो किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एसेक्सुअल में तो क्या होता है, वो वही अपना बॉडी को अपने आप ही तोड़ लेता है, अपने आप ही कर रहा है जो अकेला ही, तो उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे जेनेटिकली। बट दो जेनेटिक जब मिलते हैं तो एक तीसरा जेनेटिक बन के आता है, तो इसीलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। चलो ये बहुत बार पूछा जा रहा है, कॉपर टी इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, कॉपर टी इनमें से किस में जो है प्लेस किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को जो है प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, ओविडक्ट में, वेजिना, कर्विक्स, नन ऑफ दीज, तो कहाँ पे होता है वो, नन ऑफ दीज के अंदर, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन से बाहर कहीं है वो चीज़, ठीक है। प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन ओविडक्ट, वेजिना, सर्विक्स, यूटेरस, तो कहाँ पे होता है, यूटेरस के अंदर होता है। प्लेसेंटा हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ, क्या ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वेस्ट सब्सटेंसेस, ऑल ऑफ दीज, तो सभी को ये जो है हेल्प करता है ट्रांसफर करने में। क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, जो क्रॉस पोलिनेशन है वो किस एजेंट के थ्रू होता है, विंड, वाटर, एनिमल, ऑल ऑफ दीज, तो किसके थ्रू, ऑल ऑफ दीज के अंदर, यानी कि वो फूलों की बातें कर रहे हैं शायद से हम, कि फूल के जो वो पोलन्स हैं वो उड़ के दूसरे में कैसे जाते हैं, कुछ मक्खियां उड़ा देती हैं, कुछ हवा से, कुछ पानी से, ऐसे ही होता रहता है ना। चलो द एंथर कंटेन, एंथर के अंदर क्या होता है, सेपल, ओव्यूल, कैस्पल, पोलन ग्रेन्स, तो क्या होते हैं एंथर के अंदर, पोलन ग्रेन्स होते हैं। द ग्रुप ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है वो, जियोस्ट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म, तो किसका होता है वो, कैमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है। थोड़ा सा खतरनाक सा चैप्टर है ये, कंफ्यूजिंग से है, वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग से लगेंगे आपको, सेम सेम से लगते हैं मेरे को तो पहले, अब तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, देखते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें से अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया भाई, मजे लो तुम भी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, छोटे वाले नहीं आते इसमें से। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, कुछ टीचर्स को या स्टूडेंट्स को, मेजोरिटी में हमारे टाइम पे तो भाई टीचर ही कंफ्यूज रहता था, ये बायो वाले पोर्शन में है या फिर ये जो है फिजिक्स वाले पोर्शन में है, आवर एनवायरनमेंट, ये चैप्टर आपका बायो वाले पोर्शन में है, शुरुआत से ही जब भी एग्जाम हुआ है बायो वाले पोर्शन में आया है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना, आप सोचो कि भाई बायो का तो उतना सा पोर्शन था और ये कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बायो की बात ही नहीं कर रहे, तो एक्चुअली आवर एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 15, वो मेरे को डालना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि ये हर बार बायो वाले पोर्शन में आ रहा था, ये कभी फिजिक्स वाले पोर्शन में आया ही नहीं था, सो ध्यान रखना बायो वाला पोर्शन है हमारा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो आसान सा है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से नेचुरल कौन सा नहीं है, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, क्रॉप फील्ड, तो खेत हैं जिनको हम जोतते हैं, फसल उगाते हैं, बाकी तो नेचुरली हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग CFC इज यूज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से किस में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज, तो किस में होता है,
इसमें रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में तो होता है ना, आग बुझाने वाला होता है ये, तो उसमें वो CO2 भरी होती है, तो इसमें CFC थोड़ी ना भरते हैं हम लोग, तो CFC किस में भरते हैं, रेफ्रिजरेटर में। वैसे तो कमाल की बात बताऊं, जिस टाइम पे बुक लिखी गई थी ना, उस टाइम पे CFC वगैरह भरी जाती थी। आपने पढ़ा भी होगा कि भाई ओजोन लेयर थी वो डेप्लीट हो गई CFC और फलाने ढिमक की गैसेज की वजह से, तो जो रेफ्रिजरेटर की वजह से पंगे हुए बाद में, तो ये गैसेज को मॉडिफाई किया गया है, बाद में चेंजेस आए हैं इन चीज़ों के ऊपर, और ओजोन जो लेयर का डिप्लीशन था वो भी खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा वो, तो इसीलिए उसकी बातें आपको सुनने को नहीं मिलती। बट ये हमारी किताबें हैं यार, आधुनिक किताबें हैं, कहने को है बस, वो आधुनिक वैसे तो बहुत प्राचीन हो रखी हैं भी, तो इनके अंदर जो है वही चीज़ें आपको रिपीट मिलती रहती है। पता नहीं क्या सीन है यार इनका। आई थिंक कि साइंस को भी अपग्रेड करने की जरूरत है अब तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेज, इनमें से एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस कौन सी है? यूज ऑफ क्लॉथ बैग, कपड़े का थैला इस्तेमाल करो। स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, जो फालतू के पंखे बल्ब जल रहे हैं उनको बंद कर दो। वॉकिंग टू स्कूल, पैदल जाओ भाई स्कूल में। ऑल ऑफ द अबव, अबव कहना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं भाई। एक एक बात बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता दूं तुमको, उठपटांग सा लग रहा है मेरे को। एक्चुअली सीन क्या है, देखो आपका स्कूल है 5 या 10 किलोमीटर दूर, तो आप पैदल क्यों जाओगे? चलो ठीक है, इनकी बात मानी, पेट्रोल से पोल्यूशन होता है, साइकिल से तो नहीं होता, साइकिल पे चले जाओ यार, वॉकिंग पे क्यों मरवा रहे हो बच्चों को। और साथ में एक और बात, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, ठीक है हम बंद करना चाहिए अगर हम सरकारी बिजली फूक रहे हैं, लेकिन भाई हम अगर अपने घर में सोलर पैनल या विंड पैनल इन चीज़ों से बिजली बना रहे हैं, तो वो तो रैंडम आ रही है, अनलिमिटेड आ रही है, वो खत्म भी नहीं होने वाली और फ्री की एनर्जी है। पहले तो हमको सिखाया जाता है फ्री एनर्जी सोर्सेज के बारे में, अच्छे से पढ़ो भाई कि एनर्जी सोर्सेज होते हैं, फ्री में बिजली बनती है, उससे पोल्यूशन भी नहीं होता, फलाना ढिमक्का भी नहीं होता, और फिर हमसे बोला जाता है कि भाई बिजली बचाओ, तो लगाया क्यों है फिर वो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कुछ पर्सपेक्टिव में बढ़िया भी है, कुछ में नहीं है, यानी कि अननेसेसरी आपको बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं है, जब फ्री की बिजली आ रही है वो कभी खत्म भी नहीं होनी। पहले तो बता रहे हैं ना हमको, हमने खुद ही तो पढ़ा था, एंडलेस सोर्स है ये एनर्जी का, सनलाइट और ये जो विंड है हमारी चलती रहती है, एंडलेस है ये, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा जो है फ्यूल बर्न या वो चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर भी हम क्यों बंद करें, नहीं करने वाले हम तो, लेकिन फिर भी भाई कर लेना, मान लेना इनकी बात, तुम सरकारी बिजली फूक रहे हो, है ना, मैं नहीं फूक रहा, मैं तो भाई सोलर पैनल से चला रहा हूँ अपना पूरा काम, तो अपने को दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको बंद करनी पड़ेंगी, बत्तियां भी, पंखे भी, और अंधेरे में सो चुप चुपा के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने समझा दिया थोड़ा सा, कंसेप्ट एडिशनल कंसेप्ट था ये, जो कि टाइम के साथ में अपग्रेड हो चुका है, पहले नहीं था उस टाइम पे, जब ये बुक लिखी गई थी ना उस टाइम पे नहीं था ये सारी चीजें, अब आई हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, हमें एक ग्रुप चूज करना है जो कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का है, यानी कि जो गल सड़ सकते हैं। प्लास्टिक नहीं गलने वाले, बस प्लास्टिक देखो और भग लो यहाँ से। ग्रास, प्लास्टिक भाई नहीं नहीं नहीं, वुड, ग्रास, बनाना पील, हाँ ये अच्छा लग रहा है, लकड़ी भी गल जाती है टाइम के साथ में, ग्रास भी और बनाना पील भी, है ना। यहाँ पे देखो लेदर, ग्लास, ग्लास तो फिर नहीं गलने वाला, कांच होता है वो तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी कि अभी हमको पहले तो चूज करने के लिए बोला गया बायोडिग्रेडेबल के बारे में, अब हमसे बोला जा रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल बता दो, उनका पूरा ग्रुप बता दो जो बिल्कुल नहीं सड़ने वाला। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लीव्स, लीव्स गल जाएंगे ना, प्लास्टिक, ग्रास, वुड, ग्रास भी गई, वुड भी गया, प्लास्टिक है बस। एल्यूमिनियम कैन, प्लास्टिक, ग्लास बोतल, बिल्कुल सही बात है, ना तो मेटल मेल्ट होने वाली है कभी भी, ना प्लास्टिक और ना ही ग्लास की बोतल। और यहाँ पे तो फिर से ग्रास दे दिया, तो ऑप्शन सी है इसका भी। द ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड मिक्स देम इन सोयल, तो इनमें से मतलब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो उनको तोड़ देता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, उनको क्या कहते हैं हम? प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, हर्बीवरस, कार्निवर्स, तो क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं उनको हम। द ऑर्गेनिज्म विच मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग एनर्जी ऑफ सन एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल आर कॉल्ड डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, तो क्या कहते हैं उसको? प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी कि वो पेड़ पौधों की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे पूरी, कि जो सनलाइट और जो है क्लोरोफिल वगैरह से इनसे भोजन बनाते हैं, वो चीजें हैं ये। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम एट विच ट्रॉपिक लेवल, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से पे आते हैं? थर्ड पे आते हैं। यानी कि देखो एक्चुअली यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर की बात क्या है कि हमने एक मतलब पौधे ने वो बनाया, क्या बोलते हैं उसको,
खाना पीना बनाया अपना बढ़िया से मस्त से, उस पौधे को कोई खा गया, तो उसके बाद में उसको कोई और खा गया, तो वो कौन सी नंबर पे आ गया? वो हम कहते तो वैसे उसको सेकेंडरी कंज्यूमर है, यानी कि एक मांस खाने वाले जानवर को खा गया वो, है ना। यानी कि बेसिकली कहे तो एक जिराफ था जो एक गाय भैंस थी कोई, ठीक है, वो पेड़ पौधे खाती थी। पेड़ पौधे पहले नंबर पे, ठीक है, हमारे इस लेवल के अंदर ट्रॉपिक लेवल में पेड़ पौधे पहले पे। उसके बाद वो जानवर जो घास फूस खाते हैं, आजकल तो इंसान भी घास फूस ही खाने लग गए हैं, क्या करें। अब जो है उसके बाद में जो है तीसरे नंबर पे वो जानवर जो इनको खा जाते हैं, तो एक्चुअली तो ये तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन कंज्यूमर कौन सा कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं इनको हम। चलो वैसे ही जो है आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अरे कहाँ भाग रहा भाई? द हर्बीवोरस कम एट विच ट्रॉपिक लेवल? हर्बीवोरस कौन से लेवल पे आते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो कौन से पे आते हैं? सेकंड वाले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल? कौन सा आता है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, नन ऑफ दीज? तो कौन सा है? सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी थोड़ी देर पहले ही उल्टा क्वेश्चन हम पढ़ के आए थे इसका। चलो ये थे हमारे बायो के क्वेश्चंस। अभी बात करते हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। पहला ही चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से कोई एमसीक्यू एग्जाम्स में नहीं आता, मजे लो भाई। चलो अगले चैप्टर पे आते हैं, और ये चैप्टर गलती करके भी मत छोड़ देना इस क्वेश्चन को, मतलब इस चैप्टर को। शुरू पेपर खुलते ही दिखेगा, हाँ भाई तू ही है क्या 11वां चैप्टर? हाँ मैं ही हूँ, चल आजा अटेम्प्ट कर मुझे ही पहले नंबर पे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, और इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं भाई, हद मचा रखी इसने। कभी कभी एक चैप्टर से दो एमसीक्यू भी आए हैं। देखो क्या है, चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मोस्टली क्वेश्चन इसी में से हैं। आई लेंस फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना? जो आई लेंस है वो रेटिना के ऊपर कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड डायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? तो कैसी बनाता है? रियल बनाता है, लेकिन इन्वर्टेड बनाता है साथ में वो। कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू? कारण बता दो भाई, नीला आसमान होता है, क्या कारण है उसका? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन? तो क्या होता है वो? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू? सेम कॉन्सेप्ट, बट ऑप्शंस बदल दिए गए हैं यहाँ पे। देखो मैंने दोनों के ऊपर लगा दिया, देखो क्वेश्चन सेम ही है, समझने की सेंस अलग हो सकती है। यहाँ पे क्या पूछा? कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में है ना, वैसे वैसे उठा के रखे मैंने अपने पास से कोई मॉडिफाई नहीं करे इनको। तो देखो क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू, कारण बता दो। और यहाँ पे ब्लू कलर स्काई का क्या है? वो ड्यू टू उसके कारण बता दो भाई। सेम ही तो बात है, यहाँ पे भी स्कैटरिंग, तो यहाँ पे भी क्या होगा? स्कैटरिंग होगी। स्टार ट्विंकल ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट? स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम पोएम पढ़ते हैं ना, तो वो जो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं वो किसके कारण करते हैं? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग। तो क्या कारण है? वो रिफ्रैक्शन के कारण करते हैं, वो लाइट बेंडिंग हो जाती है और उसकी वजह से हमें ऐसे लगते हैं वो। आपको जो है ना मैं एक मस्त सी चीज बताता हूं आपको, जो है एक तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या क्या होता है। ब्लू कलर दिखता है, जो कलर में चेंजेस है खासतौर पे वो स्कैटरिंग की वजह से मिलते हैं। जो कलर वाला कंसेप्ट होता है कि कलर अलग हो रहा है, कुछ अलग से कलर दिख रहा है, नीला, हरा, पीला, तो वो कलर होते हैं स्कैटरिंग की वजह से मेजोरिटी ऑफ द केसेज में। और अगर आपको कुछ उटपटांग सा दिख रहा है पहले, जल्दी, या फिर जो है टेढ़ा मेढ़ा कुछ दिख रहा है, तो उसको कहते हैं, वो होता है मेजोरिटी रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, कंसेप्ट आसान है ना, मतलब मैंने ऐसे नहीं बताया भाई साइंस की लैंग्वेज में कि ये होगा वो होगा, सीधी भाषा में समझ लो तुम। स्कैटरिंग में रंग बदलेंगे, रिफ्रैक्शन में एंगल बदलेंगे बस, या फिर उसका साइज बदलेगा। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं आने वाले क्वेश्चंस में तुम खुद ही समझ जाओगे क्यों मैं इसी चीज को बता रहा हूँ। और जिन स्टूडेंट को याद नहीं होते ना ये कंसेप्ट, उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये चीजें, कि ऐसे तुम ढूंढ सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें हो क्या रहा है, और फिर मुझे आंसर क्या टेपना है इसका। पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। एक हमारी आंख का वो कौन सा हिस्सा है जो लाइट एंटरिंग को कंट्रोल करता है? कॉर्निया, आई बॉल, इरिस, प्यूपल। तो कौन सा है वो? इरिस होता है। आई वाला जो है पूरा कंसेप्ट याद कर लेना, आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है शायद से इस पे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना आई वाले पोर्शन को। कलर ऑफ द सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू? सुबह के टाइम पे सन का जो सूरज है उसका रंग लाल होता है, कारण क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग। तो क्या है? स्कैटरिंग। देखो सीधी बात है, तुम्हें समझ आ गया। वैसे तो मैंने रंग की बात करी थी, रंग बदले तो स्कैटरिंग हो रहा है, सीधी बात है। रेड कलर हो गया सूरज का, हमें मतलब नहीं है, कलर आ गया, स्कैटरिंग हो गया। मतलब ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको कुछ नहीं याद होता भाई, कि मतलब कहाँ से कैसे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है हमें नहीं पता, बस उनके लिए ये सही है। रंग बदल गया तो स्कैटरिंग हो गया, और अगर साइज बदल गया, मोटा पतला छोटा बड़ा जो भी हो गया, तो वो रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है यहाँ पे।
चलो आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को और समझा दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कंसेप्ट। मैं इतना आसान से क्यों बता रहा हूँ तुमको। पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इज कॉल्ड, हमारी आंख का वो हिस्सा जो प्यूपिल को के साइज को कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं। आई बॉल, कॉर्निया, इरिस, रेटिना। तो क्या होता है वो, इरिस होता है। द कलर ऑफ द सन एट सनसेट इज रेड। अब देखो वहां सनराइज था, यहाँ सनसेट हो रहा है, रेड है, हमें माथा फोड़ी करनी नहीं है, स्कैटरिंग हो रही है। थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इज कोल्ड, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है हमारी आंख के अंदर, उसको क्या कहते हैं। आई बॉल, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल। तो क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इन हाइपरमेट्रोपिया अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी, यानी कि हमें कुछ बीमारियों के नाम बताए गए थे, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, है ना, ऐसे करके। तो ये जो है हाइपरमेट्रोपिया वाला केस है, इसमें पर्सन क्या नहीं देख सकता, नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर वाले, नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास वाले, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर, नन ऑफ दीज। तो कौन से वाले नहीं देख सकता वो, पास वाले नहीं देख सकता। तो एट द time of sunrise and sunset, the cause of reddening of sun and its surrounding is due to खालिस्तान of short wavelength of light। तो किसके कारण होता है यार, कितनी बार बताऊं, स्कैटरिंग 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 होता है। रंग की बात कर रहे हैं, रेडनिंग ऑफ सन, लाल सूरज क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन सूरज वाला इसीलिए देखो मैंने लिख भी रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और साथ में उन पे कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, जिनमें कंसेप्ट हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हो। आप वीडियो बड़ी लग रही है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं समझाऊंगा डिटेल में तुमको। अब तुमको पसंद आ रही है, तुम बताना कमेंट में कि हाँ सर हमें पसंद आ रही है, भाई मजा आ गया बस वीडियो देख के। तो अब वो आप कमेंट में करोगे तभी मजा आएगा मेरे को भी सुन के आपके कमेंट। अ पर्सन हु इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट कलर सफर्स फ्रॉम, एक बंदा है जिसको कुछ कलर का नहीं पता, ब्लैक एंड व्हाइट ही और रखा बस वो, तो वो किससे सफर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। तो क्या है वो, कलर ब्लाइंडनेस तो है, रंग नहीं दिख रहे बस उसको। एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट द कोज ऑफ रेडनिंग ऑफ सन इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ विच रे ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे रे पूछी है, कौन सी लाइट की रे की वजह से वो ऐसा हो रहा है, रेड रे, ब्लू रे। अब देखो क्या होता है, स्कैटरिंग में एक व्हाइट लाइट आ रही है सन से, और वो लाइट पता नहीं कितने सारे रंगों में टूट जाती है, मुझे याद नहीं है, तुम भी याद मत रखो, ठीक है, जितने भी टूटे टूटती रहे। हमें मुद्दा ये है कि कौन सा रंग उनमें से हमें दिखेगा, बाकी रंग सारे गायब हो जाएंगे। तो वो वही चीज हमसे पूछ रहे हैं कि स्कैटरिंग में कौन सी रे ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब यहाँ पे कौन सी है, ब्लू रेज होती हैं, जो कि मतलब उसमें पूरा ये पंगा करती हैं सारे का सारा। चलो आगे बढ़ते हैं। द क्लाउडीनेस और मिल्की कंडीशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पर्सन शोज विच डिफेक्ट ऑफ द आई। तो ये इसमें कौन सी डिफेक्ट हमें दिखता है, मिल्की कंडीशन हो जाती है लेंस के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों या नन ऑफ दीज। तो क्या है वो, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान होता है वो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू, ये वैसे तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे। ट्विंकल में क्या था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कभी छोटा छोटा हो गया कभी बड़ा हो गया वो, है ना, ऐसे होता है ना तारा, एक बार ऐसे लट्टू सा बलता बुझता रहता है ना। तो वो जो है क्या हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है वो, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इन मायोपिया अ पर्सन कैन नॉट सी, मायोपिया के अंदर एक पर्सन है वो क्या नहीं देख सकता। देखो नियर बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट, दोनों तो नहीं होने वाले कभी भी, नन ऑफ दीज। तो कौन सा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। देखो ऐसे तुम याद कर सकते हो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया को। हाइपर मायोपिया का एक का याद कर लो बस, तुम दूसरे की टेंशन नहीं मत लो। मायोपिया है मरा हुआ है ना, तो मरे हुए में क्या दिखेगा हमको, मरी हुई सी रेंज है हमारी, छोटी सी रेंज है, पास पास देख लेंगे, दूर का नहीं दिखने वाला हमको। एक है हाइपरमेट्रोपिया, कोई से भी याद कर लेना जो ट्रिक तुम्हें अच्छी लगे। हाइपरमेट्रोपिया ऐसे लगेगा ना बहुत तेज है भाई, सब हाइपर स्पीड में बिल्कुल। तो वो हाइपर वाली बात है, तो दूर का तो दिख रहा है हमको मस्त वाला, पास का नहीं दिख रहा। पास में कौन देखेगा भाई, इतनी स्पीड में भाग रहे जब हम लोग। तो चलो ये थे बेसिक कंसेप्ट, जैसे तुम याद कर सकते हो जिससे। द मेन रीजन बिहाइंड द एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट इज द खालिस्तान ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे कलर की बात नहीं करी गई है, ये भी चीज ध्यान देने की है। एडवांस, पहले सूरज उग जाता है बाद में सूरज छिपता है, उसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, दोनों दोनों तो नहीं होते ना। तो क्या है वो, रिफ्रैक्शन है, यानी कि क्या होता है एक्चुअल में, हमारा जो ये गोला है ना, ये गोला भी गोल नहीं बनता भाई मेरे से, तो ये लो बन गया गोला गोल। अब यहाँ पे है सूरज और ये लाइट आती है, तो ऐसे जो है एनवायरमेंट है ना यहाँ पे हमारा, तो एटमोस्फेयर में आने की वजह से रिफ्रैक्शन में बैंड हो जाती है और वो पहले दिखने शुरू हो जाता है सूरज, तो वो चक्कर है। तो ये है हमारा मैटर। देखो इसमें हमने कलर की बात नहीं करी तो रिफ्रैक्शन, और कलर की बात कर ली तो स्कैटरिंग।
चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मेन रीजन बिहाइंड द एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट इज द खालिस्तान ऑफ लाइट। ये देखो ऐसे ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन बना के पूछेंगे तुमसे, कभी फिल इन द ब्लैंक बना दिया, कभी उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया। तुम्हें क्वेश्चन समझ आना चाहिए, समझ आ गया तो तुम कर लोगे। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? तुमको याद है भाई, रिफ्रैक्शन अभी तो पढ़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। एक लेंस बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? तुमने लेंस किस किस का देखा है? प्लास्टिक का देखा होगा, कांच का देखा होगा, है ना? तो देखो वाटर का भी लेंस बनता है। जब तुम एक पॉलीथीन में पानी भर दोगे बहुत सारा, तो वो लेंस का काम करता है। ट्राई करना कभी उस चीज को, बस हाँ किसी को जला मत देना। तो वाटर से, ग्लास से, प्लास्टिक से बनता है, लेकिन क्ले मिट्टी से थोड़ी ना बनता है यार। मिट्टी से कौन सा? मिट्टी से तो ईंटें बनेंगी। ये मतलब लेंस कब से बने लगा? मिट्टी के आर पर देख सकते हो तुम? नहीं देख सकते ना, तो लेंस का बना के करेंगे क्या उसका? चलो क्ले होता है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ। किसके एक्शन की वजह से होता है जो फोकल लेंथ चेंज होती है? प्यूपिल, रेटिना, सिलरी मसल्स, एरिस। तो क्या होती है? सिलरी मसल्स होती है जो पूरा साइज मैनेजमेंट करती है ना, कि इतना बड़ा इतना छोटा चाहिए, वो मैं एंगल चेंज करना है बेसिकली। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कोल्ड। एक व्हाइट लाइट है जो 7 रंगों में बट जाती है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, नन ऑफ दिस। देखो ये समझदार निकले भाई, इन्होंने स्कैटरिंग का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ये कंसेप्ट अलग है। क्योंकि यहाँ पे एक लाइट 7 रंगों में बट रही है। जब 7 रंग सातों के सातों हमको दिख रहे हैं ना, तब हम उसको जो है क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। तब हम उसको जो है स्कैटरिंग नहीं कहेंगे। स्कैटरिंग में क्या होता है? कुछ कलर दिखते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं। यहाँ पे सारे कलर दिखते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कहाँ पे बनती है? सबको पता है यार, रेटिना पे बनती है। इतना आसान सा क्वेश्चन, हम वैसे ही पास हो जाएंगे इसमें। चलो ये है बड़ा खतरनाक चैप्टर भाई, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की लहरें दौड़ पड़ेंगी आपके अंदर से। अब देखो इसके अंदर क्या कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा जो दुखी करेगा आपको, और उसके लिए आपको कुछ फार्मूले से पता होने चाहिए। और वो फार्मूले क्या है? P इज इक्वल टू वी आई, है ना? पढ़ा होगा तुमने, काम चलाओ तो पढ़ के आए हो, तभी एमसीक्यू देख रहे हो। नहीं पढ़ के आए तो भाई फिर एमसीक्यू क्या देख रहे हो तुम? चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। तो इनमें से कौन सी टर्म है जो इलेक्ट्रिकल पावर एक सर्किट के अंदर वो रिप्रेजेंट नहीं करती? तो इसको जो है घुमा घुमा के पूछा जाएगा क्वेश्चन को। देखो आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर अपॉन आर, वी आई, वी स्क्वेयर अपॉन आर। देखो वी आई ठीक है, वी आई है भाई, पावर ही तो है, पावर इज इक्वल टू वी आई। ये ऑप्शन कट गया हमारा। अभी आपको ढूंढना आना चाहिए, ऐसे नहीं है कुछ भी। उसके बाद में पावर इज इक्वल टू वी आई, और उसके बाद में क्या होता है यार? वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना शायद। आई आर ऐसा ही, हाँ आई आर होता है। वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, एक फॉर्मूला होता है हमारा। और भी मतलब कई सारे फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन सा करना रहता है यार। तो पावर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? आई आर आई, यानी कि आई स्क्वेयर आर। तो आई स्क्वेयर आर हटा दो तुम। तो अगर आई स्क्वेयर आर है तो आई स्क्वेयर के अपोन में आर तो कभी आने नहीं वाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वेयर अपॉन आर। ये शायद प्रोबेबली हमारा आंसर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आ गया तो अपोन में नहीं आएगा फिर वो चीज़, सेम चीज़, है ना? तो कंसेप्ट ऐसे जो है आपको मतलब पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बेसिकली। ऐसे फॉर्मूले से जुगाड़बाजी करके और निकालना रहता है। वैसे ही जो है ये सेम क्वेश्चन है दूसरे वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। तो वी आई वैसे तो याद करने की भी चीज़ है, आसान सी है। देखो वी आई, अब यहाँ पे क्या अपॉन टी कर दिया भाई। क्या अपॉन टी कहाँ से आ गया? देखो आई है ना, करंट इज इक्वल टू क्या? चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो अरे टी लिखना था भाई, आई बना दिया इसका मैंने। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्या अपॉन टी। तो वो है ये, मतलब पावर इज इक्वल टू वी आई था हमारा। तो वी तो वैसे का वैसा रह गया, और क्या अपॉन टी बन गया। तो सही है ना? वी क्या अपॉन टी तो बन रहा है, बिल्कुल सही है। वी आई हमें पता है, आई स्क्वेयर आर भी पता है। तो जब 3 पता है तो चौथा अपने आप ही निकल गया बाहर हमारा। तो आई स्क्वेयर आर टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। देखो क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन बदल रहे हैं भाई, मजे ले रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें आना चाहिए वो कंसेप्ट बनाना। वी आई, हाँ ये तो अब फ्री का है भाई। आई स्क्वेयर आर वैसे याद हो गया हमको। बचे 2 हमारे पास में, अब इन दोनों में से आपको ढूंढना है। ये आप खुद भी ट्राई कर लेना, ठीक है, कैसे निकल रहा है। ये सेम फिनोमिना है, वो भी पिछले वाले जैसा ही, आई आर स्क्वेयर, ठीक है। ये वो है जो इनमें से मैच नहीं कर रहा है, वी स्क्वेयर अपॉन आर तो मैच करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मस्त है। देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 200 वाट व्हेन इट्स ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। पावर कंज्यूम्ड क्या होगी? देखो
सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा सेम, बस फर्क क्या करेंगे तुमको बताता हूं। फर्क करेंगे यहाँ पे 100 की 200 की जगह 100 वाट कर देंगे, बस इतना फर्क करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे क्या है, देखो 220 वोल्ट है, ठीक है, इनिशियल वोल्ट जितने पे भी ऑपरेट हो रहा है, ये इसको चाहिए थी 200 वाट हमारी। अब इसकी जो है बिजली कर दी हमने 110 वोल्ट पे ऑपरेट करे, इसको छोड़ दो इस नंबर को, इसको देखो तुम, ये 220 का 110 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो 110 हो गया हमारा, 220 का 110, मतलब बिजली क्या हो गई, आधी हो गई। सीधी बात तो समझ आ रही है ना तुमको, 110 बिजली मिल रही है हमको, 110 वोल्ट, और 220 थी, यानी कि डबल, मतलब दो। तो यहाँ पे एक्चुअली बिजली आधी हो जा रही है हमारी। वो तो वैसे भी देखने से पता लग रहा है, इतना कंसेप्ट तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब बिजली आधी है, जितने का ये बल्ब है, ये बिजली पूरी कैसे खा लेगा, ये भी आधी ही खाएगा। जब आधी है, आपको खाना ही आधी थाली मिला है, तो पूरी थाली कैसे खा लोगे तुम। तो आधी थाली है, आधी बिजली खाएगा। ये 200 है तो ये 100 में चलाएगा, अगर यहाँ पे 100 लिख दिया तो 50 में चलाएगा। देखो ऐसे मैंने थोड़ा सा समझा दिया है कि कैसे हो रहा है ये चीज, बट सिंपल है, ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर ये बिजली यहाँ से इसके आधी हो रही है ना, तो यहाँ पे सीधी बात है 200 लिख लो, यहाँ पे लिख दो 400, ठीक है, 400 वाट। अब इसकी कितनी खाएगा, ये 200 वाट खाएगा, ऑप्शन हो तो ठीक है, बढ़िया है, मजे से टेप डालो उसको। अब यहाँ पे वैसे ही जो है, अगर 100 लिख दिया, 100 वाट, यहाँ पे इस ऑप्शन को बदल देंगे बस वो लोग, और कुछ नहीं बदलने वाले पूरे क्वेश्चन में से। तो 100 वाट खा रहा है, तो वो क्या खाएगा, 50 वाट खाएगा। तो ऐसे बस थोड़ा सा फर्क है यार, क्या मुश्किल है क्या, कोई आसान सी फिजिक्स है, बिल्कुल प्यारी सी। चलो अब यहाँ पे 200 है तो क्या हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, इसमें से आपको बताना है कि अगर एक बल्ब 1500 वाट खा रहा है, तो वो कितनी बिजली, अगर उसके ऐसे ही सेम कंसेप्ट पे इसको चलाया जाएगा, तो वो अब कितनी बिजली खाएगा, ठीक है, कितने पे ऑपरेट होगा अगर उसको आधी बिजली मिल रही है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल्ड कीपिंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट्स रेजिस्टिविटी विल। देखो क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी। अब ये जो रेजिस्टिविटी है, ये थोड़ा फर्क है, ये लेंथ बढ़ने के साथ तो बढ़ जाती है, इसके साथ में नहीं बढ़ती ऐसे मोटा करने पे। अब ये वही कह रहे हैं कि कॉपर वायर की लेंथ को डबल कर दिया गया है कीपिंग सेम एरिया, यानी कि तार पहले इतनी सी थी, अब इतनी सी और बढ़ गई है, ठीक है, डबल हो गई है, पहले इतनी थी आधी थी, अब डबल हो गई है। कीपिंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, पहले 1 ग्राम थी, जो भी थे, मतलब मैं मजे ले रहा हूं भाई, ठीक है, आराम, इजी इजी है बिल्कुल से क्वेश्चन। देखो ये डबल किया है, जो भी कुछ है डबल हो जाएगा तुम्हारा, तो डबल हो गई। अब ऐसे लंबाई बढ़ाने पे डबल होगा, वो मोटा करने पे डबल नहीं होगी रेजिस्टिविटी, मोटा करने पे तो उतनी पड़ी रहेगी वो, लेकिन लेंथ बढ़ाने पे हो जाएगी वो। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी हमारी, हाफ रिमेन सेम फलाना ढमक्का, तो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज डबल्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, एक वायर का वो डबल हो जाता है और लेंथ सेम रहती है, यानी कि मोटा तार कर दिया, पहले तार था इत्तू सा, अब तार बना दिया इत्तू मोटा। तो अब इतने मोटे तार में, इस तार में और इस तार में लेंथ दोनों की बराबर है, यहां से यहां तक की। तो अब ये बताओ कि रेजिस्टिविटी क्या होगी। अब देखो रेजिस्टेंस पे भी कुछ फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे भी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम रहेगी वो बिल्कुल से, ना डबल होगी ना हाफ होगी। लेकिन हाँ रेजिस्टेंस में फर्क पड़ जाएगा भाई, कहीं ये सोचो रेजिस्टेंस में भी नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस में पड़ेगा, रेजिस्टिविटी में इस कंसेप्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 किलोवाट आवर जो है, एक रीडिंग जो है हमारे मीटर की, वो किसके बराबर है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्या है हमारा आंसर, बोथ ए एंड बी। अब ये जिसको नहीं पता बुक खोल के एक बार देख लेना गौर से, वाट सेकंड को ही जूल कहते हैं एक्चुअल में। तो दोनों चीजें सेम ही था, ऑप्शन भी सेम है भाई, फर्क क्या है, मतलब आपको बस बहकाने की बातें हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, एक यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर है, उसकी जो रेजिस्टेंस वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो मैटर करता है। चलो ये वैसे तो आसान है, मतलब सोचने का टाइम मैंने दे दिया, थोड़ा सा आसान है ये, इतना मुश्किल भी काम नहीं। देखो लेंथ है इतनी थी, अगर इसको बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन है बढ़ा देंगे
मतलब अगर क्रॉस सेक्शन उसी सेम लेंथ के ऊपर क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल, अब एक तांबे का तार लगा दिया, एक सिल्वर का, एक जो है लोहे का तार लगा दिया, तो किसमें बढ़िया चलेगा, फर्क पड़ेगा ना उसका भी। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव रहेगा हमारा। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। वेला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, तो ध्यान रखना। ये मोटर वोटर वाला, मोटर का या जनरेटर का एक क्वेश्चन बड़ा वाला आता है, वो वाली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें डिटेल से सारे क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे क्या सीन है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या चीजें हैं। बट फिलहाल हम एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यू इस चैप्टर से नहीं आते। एक ही आया था जो कि पता नहीं कैसे याद आ गया उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एमीमीटर, वोल्ट मीटर, दोनों का तो नहीं होने वाला, एक का ही होगा। तो कौन से का करते हैं हम, कौन सा मीटर है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम डिफरेंस को नापते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ये भी प्यारा सा और आसान सा चैप्टर है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन गारंटीड आता है, और बहुत ही आसान सा आता है, मुश्किल भी नहीं आता, बस तुम्हें पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तुम्हें दो सोर्सेज के बारे में पढ़ाया गया है इस चैप्टर के अंदर, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। अब यहाँ पे एक्चुअली में हमसे उन्हीं के बारे में बस पूछा जाएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें फालतू का। तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा है, फोसिल, सोलर, हाइड्रो, थर्मल। तो वो कौन सी है, सोलर एनर्जी। क्योंकि अगर सूरज गया तो हम गए, हम कौन सी कन्वेंशनल पढ़ते रह जाएंगे यहाँ पे। हाइड्रो पावर को हम मीटर, वो जो सिस्टम है वो खराब हो जाते हैं, पानी आना बंद हो जाता है नदियों में, तो वो सिस्टम ठप हो जाता है। थर्मल पावर है, टेम्परेचर से, कोयले से चलता है, वो तो वैसे नहीं चलने वाला। फोसिल फ्यूल है, ये तो कोयले, ये यही है, कोयले और पेट्रोल डीजल वगैरह, तो इनसे भी नहीं चलने वाला। सोलर एनर्जी है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये पृथ्वी रहेगी, और सूरज चांद चला गया तो हम भी चले गए भाई। कहाँ चले गए वो नहीं पता, शायद मिट्टी में या गैलेक्सी में हमारी हड्डियां तैर रही होंगी, जो भी है, बट नहीं बचने वाले फिर हम। तो यही है वो कन्वेंशनल सोर्स, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स, इनमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स नहीं है, तो वही यही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस बदल सकते हैं वो ध्यान रखना, लेकिन मेजोरिटी में सोलर एनर्जी ही मिलती है हमको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कन्वेंशनल कौन सा नहीं है, बायोमास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इनमें से कौन सा अब नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सोलर एनर्जी ही नहीं है, क्योंकि हवा में भी फर्क पड़ सकता है, हवा आनी बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, सूरज से धूप आनी बंद नहीं होगी, लेकिन बंद हो गई तो हम ही गए फिर काम से। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस के अंदर मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है, मीथेन का होता है। ये तो वैसे याद रखना पड़ेगा तुमको, मीथेन का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जाते हैं, स्पेस प्रोब जाते हैं, तुमने उनके पंख देखे हैं? अरे आप बोल रहे हो वो क्या पंछी हैं जो पंख देखेंगे हम उसके? एक डिब्बा होता है जो स्पेस में तैरने जाता है, और उसको लगा दिया जाता है बड़े बड़े सोलर पैनल्स। अब वो क्यों? क्योंकि भाई उसको बिजली कौन देगा, उसकी बिजली का बिल कौन भरेगा? तो इसीलिए उसको बड़े बड़े पैनल्स लगा दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी बिजली का बिल अपने आप भरता रहे। तो उसको क्या, तो उसमें कौन सा सोर्स यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी का, बाकी कोई सोर्स तार वार नहीं लगाए जाते उसको। अब आप बोलो भाई न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी अच्छा सा ऑप्शन लग रहा है हमको, क्योंकि पहले के टाइम में न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी चीज थी। न्यूक्लियर एनर्जी के रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है। कुछ एक प्रोब्स थे जो कि 1969 के अराउंड में आई थिंक मैंने सुना है, जो कि वाइजर 1, कभी गूगल पे सर्च मारना, तो वो जो है गया हुआ है, और अभी शायद सुनने में आ रहा है 2025 में उसकी बिजली खत्म हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जितनी थी वो खत्म होने वाली है। लेकिन सोलर एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है, अगर सोलर पैनल टूटे ही नहीं ना, तो वो मतलब पता नहीं कितने सदियों तक, 200 500 700 सालों तक उनके सोलर पैनल काम करते रहेंगे, और वो बिजली बना बना के अपने आप को जिंदा रखे रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए सोलर एनर्जी जरूरी है। इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द टोटल एनर्जी, तो ये तो सबने पढ़ा है, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक बार बोल के गया था, बार बार नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये वही है, फिजिकल कर लो, केमिकल कर लो, कुछ भी कर लो, ना बढ़ेगी ना घटेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, याद रखोगे ना इसको, तो ये याद रखने की चीज है बस। एनर्जी के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ कैंडल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, अब ये जो केमिकल एनर्जी है वो होता है ना, मोम होता है, मोम किस में बदल जाता है जब कैंडल जलाते हैं? हीट एनर्जी में। हीट निकलती है, आज ही निकलती है। लाइट एनर्जी, चांदने के लिए तो करते हैं, और उसको चांदना मिलता है, तो दोनों मिलते हैं, दोनों ही मिलते हैं, तो सी ऑप्शन रहेगा।
चलो, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन। एक सोलर वाटर हीटर है जो जिसको हम किस टाइम पे यूज नहीं कर सकते? सनी डे में, क्लाउडी डे, हॉट डे, विंडी डे। तो कब नहीं कर सकते? क्लाउडी डे। जब बादल हो रखे हो तो सूरज की धूप आएगी नहीं तो गर्म कैसे होगा? गर्म नहीं होगा तो हमारा गर्म पानी कैसे होगा? और इसीलिए कोई सोलर वाटर हीटर को सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि धूप तो आती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर द यूज ऑफ सोलर कुकर। इनमें से कौन सा वो मिरर है जो सोलर कुकर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, तुम्हारी सलाह के लिए मैं बता देता हूं। एक डिब्बा होता है और डिब्बे के ऊपर एक मिरर होता है। अब मिरर का काम क्या है? हमको जो है उसकी लाइट, सनलाइट जो है वो इकट्ठी करनी है। और इकट्ठी किस मिरर से होती है? ऐसे वाले मिरर से ना, यानी कि लाइट कहीं से आ जाए ऐसी ऐसे फलानी ढिमकी जगह से और आके वो यहाँ आके मिलनी चाहिए, कहीं पे इस पोजीशन पे आके, है ना, ऐसे मिलनी चाहिए। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे हम? ऐसे वाला यूज करेंगे। अब इस लेंस का नाम बता दो भाई। सॉरी, लेंस नहीं, मिरर। मिरर आई माफ करना भाई। तो ये जो है मिरर है, लेंस नहीं है हमारा, क्योंकि लेंस के तो आर पर भग जाएगी सनलाइट। मिरर चाहिए हमको, तो ऐसे वाला मिरर हम इस्तेमाल करेंगे और इसके आगे रख देंगे हम हमारा डिब्बा। अब मिरर का नाम सोच लो तुम, अगर नहीं पढ़ के आए तो तुम सोच लो। कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है? कनकेव मिरर है। टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। टिहरी डैम किस नदी पे बनाया गया है? गंगा नदी पे बनाया गया भाई, याद रख लेना इसको तो बस। जी के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। एक इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो बायोमास एनर्जी सोर्स का नहीं है? वुड, लकड़ी से क्या बनती है? हाँ, वही एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, गोबर से भी। न्यूक्लियर एनर्जी, कोल एनर्जी। तो इनमें से कौन सा नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी वो सोर्स नहीं है, क्योंकि ये तो भाई बम बनाने में काम आता है और ये तो छोटा सा तुनका भी हमको उड़ा के भग जाएगा, मार देगा हमको। तो ये एनर्जी वो वाली नहीं है। बायोगैस तो स्लो स्लो है भाई, रेंग रेंग के चलेगी वो चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ प्लेट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एट द टाइम इट हिट द ग्राउंड। एक प्लेट है जो छत से आपने फेंक दी जमीन पे फरस तोड़ने के लिए। अब जब वो फरस पे लगी, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट्स खालिस्तान इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो आपको जैसे क्या मानो, एक एग्जांपल देता हूं। छत पे गए, थाली उठाई, मतलब नीचे से लेके गए थे, थाली उठाई और छत से पटक के मारी। अब वो जब वो मतलब यहाँ पे हमारी छत है, यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ से तुमने थाली फेंक दी और ये हमारी ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ पे जैसे ही वो थाली आएगी, पूरे रास्ते में वो आवाज करेगी, ऐसे बोलेगी सुर्र, ऐसे आ रही हूं मैं, हट जाओ रास्ते से। नहीं, कुछ नहीं होने वाला भाई उसको। उसके बाद वो ऐसे यहाँ पे आते ही मारेगी टक्कर, टक्कर मारते हुए ऐसे बच जाएगी पूरी भयंकर वाली। तो कौन सी एनर्जी उस टाइम पे बदली गई है? तो वो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब ऊपर से गिरेगी ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर मैक्सिमम थी उसके पास में, और वो नीचे आई 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 आई। और काइनेटिक एनर्जी ये उल्टी होती है, बस ये समझ लेना। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक कम है, काइनेटिक ज्यादा है, पोटेंशियल कम है, एक ही बात है। अब यहाँ पे ऊपर पोटेंशियल ज्यादा थी, काइनेटिक कम थी, नीचे आते आते काइनेटिक बढ़ गई और वो काइनेटिक ने जाके धमाका कर दिया और घर वालों से 2-4 गालियां सुनने को मिल गई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर पे ही है सीधा। सूटेबल नहीं सॉरी सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। एक ही क्वेश्चन आया था इसमें से, एक ही बार आया था। 5 आर जो है इसमें, पहले आर का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज। तो क्या करना है हमको? पहले रिफ्यूज करना है, पहले मना करना है, भैया हमको नहीं चाहिए प्लास्टिक के बैग, थैले, कुछ भी फलाने दिमक्के हमें नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे टोटल चैप्टर्स के एमसीक्यूज। वीडियो कैसी लगी और कितनों को ये वीडियो देख के एमसीक्यूज रियलिटी में समझ आ गई, कमेंट में जरूर से बताना। अगर कहीं कोई छोटी मोटी एरर हो तो माफ करना यार, मैंने कोशिश करी है एक्यूरेट डाटा देने की आपको, मैक्स टू मैक्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जिसने शेयर नहीं करी ना भाई, अब की बार शेयर करके जाना, किसी दोस्त को भेज दो वीडियो, उसको भी मजा आ जाए, उसको भी समझ आए यार कंसेप्ट, और नंबर आए उसके भी बढ़िया वाले। तुम बताते नहीं हो दोस्तों को, मुझे लग रहा है, क्योंकि शेयर वगैरह कोई कर नहीं रहा, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है यार। मैं ऐसे ही लगा पड़ा हूँ वीडियो बनाने में, सब्सक्राइब भी कर दो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।